कहानी सुनो। योर वॉइस इज़ सो मेलोडियस। वे चैट पर इतना ही पढ़ पाई कि बाइक के स्टार्ट होने की आवाज़ उसे मोबाइल की दुनिया से खींचकर बरबस ही बाहर की ओर ले आई। अरुणिमा मोबाइल वहीं टेबल पर छोड़कर लगभग दौड़ती हुई बाहर की ओर गई। मुख्य फाटक के पार से उसके पति देव की पीठ धीरे धीरे उसकी आंखों के परिदृश्य से गायब होती रही और वे सपाट भाव से उस ओर बस ताकती खड़ी रह गई। दीदी, दीदी। हाँ। वे चौंक कर अपने पीछे से आती आवाज़ की ओर पलट कर देखती है, जहाँ उसकी बाई सुनीता खड़ी उसी को पुकार रही थी। दीदी, आज घर पर मेहमान आए हैं तो शाम को नहीं आ पाऊँगी तो चलेगा ना? पर आप चिंता मत करो, कल सुबह जल्दी आकर सारा बर्तन धो दूँगी। क्या जाऊँ दीदी? अरुणिमा उसके असब्र चेहरे को देख मुस्करा पड़ी। उसे भी पता है कि वह मना नहीं कर पाएगी और ज़रूरत भी नहीं है। आखिर दो जनों के इस घर में एक समय का काम छूट भी जाए तो कौन सी आफत आनी है। ठीक है, बस सुबह जल्दी आने की ज़रूरत भी नहीं है। अरुणिमा को पता है कि इन कामगारों की सुबह 5 बजे ही हो जाती है और जल्दी सुबह के नाम पर पता नहीं और कितनी जल्दी आ जाएगी। फिर देव को 7 बजे से पहले बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहते। घर की खटपट की आवाज़ से नाराज़ हो उठते हैं। अरुणिमा वहीं खड़ी सोचती रही। तब तक सुनीता मुस्कुरा कर अपने पल्ले से हाथ पोंछती पोंछती मुख्य फाटक से दूर जाती उसे दिखती रही। देव भी चले गए और सुनीता के जाते जैसे आवाज़ों का एक बड़ा ढेर निर्ममता से पहाड़ी से लुढ़क गया। अब तो घर नीरव सन्नाटे से भर जाएगा। कम से कम देव की अनुपस्थिति में सुनीता ही उसके एकांत का स्वर बन खनकती रहती। उस पर उसे घर के अंदर जाना किसी गैस चैम्बर में प्रवेश करने जैसा दर्दनाक गुजरा। अंदर आते वे दरवाज़ा बंद कर एक गहरा उच्छ्वास छोड़ती। एक सरसरी निगाह से कमरे का एक वृत्ताकार अवलोकन कर रही थी कि अगले मैसेज टोन से उसका समस्त ध्यान उसके द्वारा मेज पर छोड़े गए मोबाइल की खुली स्क्रीन में चला जाता है। जिससे अगले कुछ पल तक उसकी खुली स्क्रीन से वह अपनी नज़रें नहीं हटा पाती। उसकी नज़रों के परिदृश्य में वही संदेश उसका मन 100 बार पढ़ जाता है। योर वॉइस इज़ सो मेलोडियस। पर हर बार पढ़ते इस संदेश उसे हर बार नया ही लगता। उसके चेहरे की मुस्कान उस पर इंचों में फैल जाती है। क्या सच में उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है? खुद से ही वे पूछ बैठी। ये उसका पढ़ा जाने वाला पहला संदेश था, उसके डिसलन की ओर से पहला संदेश। तो क्या जवाब में वह सिर्फ शुक्रिया या अंग्रेज़ी का थैंक्स लिख दे या किसी सिंबल से काम चला ले? उफ, समझ ही नहीं आ रहा। फिर जवाब ही ना दे या अभी पहला ही संदेश है, फिर और भी आएंगे ऐसे संदेश, तब क्या? अरुणिमा मन ही मन खुद के बढ़ते कदम को सोच कर ही मुस्कुरा उठी और शुक्रिया लिखकर एक स्माइली का सिंबल भी भेज उसका छुपा शरारती मन पुनः मुस्कुरा उठा। ये सोचते सोचते झट से एफएम का ऐप खोलकर स्पीकर पर अपनी ही कविता लगाकर सुनते सुनते कब वह सोफे के कोने पर धंसी आंख बंद किए कितनी देर मुस्कुराती रही उसे भी पता नहीं चला। अब कि वे अपनी ही कविता को जैसे बार बार अपने इस नए लिसनर की नज़र से सुन रही थी और खुद के बारे में यही शब्द दोहराती फिर मुस्कुरा पड़ी। जाने कब उसका ये एकांत उसे मोबाइल की असीम दुनिया में खींच लाया और इसी तर्ज पर अचानक तब इस नए एफएम रेडियो ऐप को सुनते सुनते उसकी प्रतियोगिता को देखा, जिसमें अपनी कविता 1 मिनट की खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजनी थी। उसने इससे पहले कभी ना कोई कविता लिखी ना रिकॉर्ड की, पर पता नहीं क्यों उस दिन बहुत अकेली थी। तब बिना कुछ विचारे अपना अकेलापन लयबद्ध एक छोटी सी कविता के रूप में अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर इस एफएम ऐप को भेज दी। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब उसकी आवाज़ की कविता को प्रीमियर कविताओं के रूप में चयनित कर लिया गया। उसे उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे देव को बताना चाहती थी, पर उस दिन वे कुछ ज़्यादा ही परेशान थे बुक फेयर के चक्कर में। एक ही दिन में दिल्ली आना जाना दोनों ही हो गया मेरठ से।
पर सफ़र की थकान से कहीं ज़्यादा फेयर में अपनी किताबों के स्टॉल को लेकर वे ज़्यादा परेशान थे। सोचते सोचते अपने एकांत का फिर से शब्दों का ताना बाना बुनती एक कविता के रूप में रिकॉर्ड कर वे पोस्ट कर देती है। आखिर इस 5 इंच के मोबाइल में समाई दुनिया उसके एकांत का साथी बन गई और इस एफएम ऐप ने उसे जैसे एक बार फिर रेडियो की रोचक दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ वे अस्तित्वहीन बिल्कुल नहीं थी। घर के अंधेरे में खो जाने वाला अनजान सामान भी नहीं थी। आखिर काफ़ी समय बाद ही सही पर खुद में जीवित होती सांसों को वे फिर से महसूस कर रही थी। नहीं तो ये घर की दीवारें लगभग उसका अंतर्मन सोख ही चुकी थी। ये घर जिसे जितने जतन, प्यार और दुलार से उसने संवारा, सहेजा, संजोया और अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी तर्क के निछावर कर दिया, वही घर की दीवारें कब उसके अंदर का सारा जीवित रस सोख ले गई, उसे एहसास भी नहीं हुआ। एक अच्छी पत्नी के साथ एक अच्छी बहू का किरदार निभाते सास ससुर के मनोभावों का अनकहा स्वर बन गई। वे जब तक इस धरती पर रहे उसे आशीष देते रहे। वे क्या उनके जाते जैसे एक लंबे एकांत का टुकड़ा उसके आसपास चितर कर फैल गया। उस पल देव अपने काम में व्यस्त रहते और वह माँ बनी अपने बेटे को पढ़ाती, उसका ख्याल रखती। आखिर ये उसी का परिश्रम था कि उसका बेटा 12वीं के अगले साल की नीट के लिए सेलेक्ट हो गया। तब उसे समझ ही नहीं आया कि वह इसके चयनित होने की खुशी मनाए या फिर से अपने अकेले रह जाने का दुख। आखिर चिड़िया के बच्चे की तरह उसे अपने बच्चे को अपना नीड़ खोजने, अपनी निजता से त्यागना ही था। यही प्रकृति का नियम है, जिसे सहज स्वीकारने के अलावा उसके पास कोई चुनाव ही नहीं था। तब उस एकांत में ये रेडियो ही था जो उसकी निजता का अहम हिस्सा बन उसके अकेलेपन के घाव को सहलाने लगा। अब पति और बेटे का इंतज़ार पलकों की तलहटी में कट जाता, बिना किसी अंतर विरोध के। एक बीप से उसका ध्यान मोबाइल के नोटिफिकेशन पर जाता है। मार्वलस। फिर वही लिसनर उसकी अगली कविता सुनकर उस एफएम के पाठक के संदेश में एक अकेला उसी का संदेश चमक रहा था, बिल्कुल रात में ठहरे ध्रुव तारे की तरह। लिसनर की आईडी में ओम नाम से लिखा था। वे कोई पुरुष लिसनर था। वे बरबस मुस्कुरा पड़ी। फिर दोबारा अपनी ही कविता बार बार उस लिसनर की नज़र से सुनने लगी। मैं क्यों उसने इसे मार्वलस कहा होगा। देव नहीं आए और सुनीता को आना नहीं था और दोपहर से अब शाम होने को आई। इस बीच 2-4 बार वह इधर उधर का काम निपटाकर वे बार बार मोबाइल में एफएम खोल कर बैठ जाती। फिर वही इकलौता लिसनर। पढ़ा तो 10 लोगों ने, पर कमेंट सिर्फ एक, जैसे जलता दिया तेज हवा से झट से बुझ गया। वो उस पर ऐसा ही लगा उसके मन में। वाकई कैसा लगता होगा जब किसी की रचना पे ढेरों पाठक अपनी प्रतिक्रिया देते होंगे और बड़े बड़े रचनाकार जानकर उसको अनदेखा करते अपनी गर्दन ऊंची कर ऐंठ से भर जाते होंगे। पर उस पर उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि यही पाठक तो जो उसके लिए सिर्फ भीड़ का एक बड़ा हिस्सा है। इन्हीं की आंखों की सीढ़ियों से वे इतना ऊपर बढ़े हैं। पर मैं ऐसा कभी नहीं करती। फिर ये पाठक या लिसनर क्यों चुपचाप पढ़कर निकल जाते हैं। अरे कुछ तो कहें, यही कि अच्छा नहीं लगा या मुझे तुम अभी मोह नहीं सके। कुछ तो कहें। ये लिसनर मौन क्यों हैं। मेरी चीज़ों को पढ़ के, मुझे सुन के भी ये मौन रह जाते हैं। पर मैं मौन नहीं रहूँगी। इस इकलौते लिसनर के लिए फिर से एक कविता पोस्ट करूँगी। आखिर डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है और मेरे अकेलेपन के लिए ये एक लिसनर। तभी देव का फ़ोन आता है, जो अपनी हड़बड़ी में उसे बता रहे थे कि 3 दिन के लिए दिल्ली में रुकना पड़ेगा। अभी बुक फेयर के लिए सब सेट हो पाएगा। फिर बेटे का फ़ोन आया, उसे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था, वो भी आकर भिजवाना है। टेक केयर कहकर देव ने फ़ोन काट दिया। कुछ पल तक अपलक वे कॉल के कट जाने पे भी उसका स्क्रीन देखती रही। सच में कितना व्यस्त हैं हम अपनी अपनी दुनिया में, जैसे एक ही नदी के 2 किनारे हो गए हों। कहने को हर मोड़ पर साथ साथ वह मिलन अज्ञात।
अर्णिमा फिर से रेडियो एफएम खोलकर बैठ गई। अब की अपनी आईडी वे देख रही थी। डिज़ाइनर पेन के नाम से आईडी बनाकर कलम थामे उसके हाथों की एक तस्वीर डाली थी उसने। अपने बारे में सब अज्ञात रखा। इसकी वजह देव ही थे। इसके पीछे एक लंबा कारण भी था। देव जिनकी साहित्यिक किताबों की बड़ी नामचीन दुकान थी मेरठ में, इसलिए हमेशा पढ़ने के लिए किताबों को हाथ में लेकर पढ़ना ही प्रमुखता देते। ये इस तरह का ऐप उन्हें बेकार और कचरा लगता। इसके लिए उनके अपने तर्क थे कि यहाँ बिना किसी साहित्यिक छन्नी के कोई भी ऐरा गैरा साहित्य के नाम पर कुछ भी लिख जाता है या सुना जाता है। पर ये किताबें बाकायदा फ़िल्टर्ड होती हैं, बिल्कुल एक्वा वाटर की तरह। तो अर्णिमा झरने सा सादा अनछुए जल का हवाला देती हुई कहती कि आखिर सबको अपनी जोर आजमाइश का हक है। बाकी किस में कितना दम है उसको जांचने को पाठकगण तो है ना। आखिर हम कौन होते हैं उन्हें छान छान कर परोसने वाले। ऐसे ऐप उनके बस अवसर ही तो दे रहे हैं जो प्रकाशक कई बार भीड़ की प्रतिभा को अनजाने ही लील जाते हैं। पर फिर वे ढेर सारी तरह तरह के तर्क देते, तब वे खामोश रहकर उसे युद्ध जैसा हो जाने से बचा लेती। यही उसका स्वभाव था। इसलिए वे देव को अभी तक अपनी कविता भी नहीं सुना पाई थी। इस तरह कब घंटे दिन के रूप में बीत गए और इस अकेलेपन में वे कई कविता पोस्ट कर चुकी, तो हर बार एक ही लिसनर द्वारा सराही गई। फिर उसमें कुछ बात भी हुई, जैसे शुक्रिया आपकी सराहना के लिए। तो लिसनर ने बताया कि अनजाने एक सोशल साइट में आपकी आवाज़ में कविता सुनी, तब लगा जैसे मेरे भीतर की कोई अनकही आवाज़ है। फिर आपको और सुनने से मैं रोक नहीं पाया। उसने फिर शुक्रिया कहा और भीतर ही भीतर मैं जैसे झूम उठी। उसने बताया कि उसे कविताएं ही अच्छी लगती हैं क्योंकि वे उसे मन के ज़्यादा करीब लगती हैं, जैसे अनछुए जंगल में सुनहरे पंख वाली छोटी चिड़िया की कूक जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। आह, कोई यूँ भी मेरे बारे में कहेगा। मैं मुस्करा उठी। मैं फिर से सिर्फ शुक्रिया कह पाई और ढेर अनकहा मन के भीतर छुपा ले गई, जिसकी कुछ कुछ महक उसकी अगली कविता में स्पष्ट हुई। वाह, आप क्या कविता लिखती हैं और उससे भी ज़्यादा क्या आवाज़ में सुनाती हैं। बहुत मोहक। आप यूँ ही कहती रहिए, मैं सुनता रहूँगा। लिसनर ने इस बार लिखा। विदा। वह फिर अपनी कविता सुनने लगी। 3 दिन जैसे उसके हिसाब के दिन थे और उसकी आवाज़ के दिन थे। फिर देव ने आते बताया, बहुत अच्छा रहा दिल्ली का अनुभव। मुझे लगा था कि पाठक कम हो रहे हैं, पर नहीं, पाठक मोबाइल से लेकर किताब दोनों जगह पढ़ रहे हैं। वे कहना चाहती थी अपनी कविताओं के बारे में। तभी बेटे का फ़ोन आया कि इस बार छुट्टियों में वे नहीं आ पाएगा, आप ही रायपुर आकर मिल लें, क्योंकि छुट्टियों के ठीक बाद ही एग्ज़ाम है। देव फ़ोन रखकर उसकी तरफ मुड़ते हैं। वे मोबाइल लेकर उनकी तरफ बढ़ी कि आज ही बता देगी, क्योंकि वे देव से कुछ छुपाना नहीं चाहती। पर देव खिले चेहरे से साथ उससे कह रहे थे, अरु, ऐसा करते हैं, आज रायपुर चलते हैं, बेटे को सामान देकर मिल भी लेंगे। और तुम बहुत दिन से कह रही थी ना कि हम बहुत दिन हुए हैं हम कहीं नहीं गए, तो किसी मंदिर में साथ नहीं गए, चलते हैं। तो चलो इस बार शक्तिपीठ ले चलता हूँ। तुमने दंतेश्वर माता का नाम मंदिर का नाम सुना है ना? चलो इसी बहाने हमारी कुछ आउटिंग भी हो जाएगी। अर्णिमा अब पलक देव को देखती रह गई। वह मन ही मन शुक्रिया कह रही थी और देव उसे जल्दी से तैयार होने को कह रहे थे। चलो आज कहीं बाहर चलकर खाना भी खाते हैं। वे कह नहीं पाई कि वे कितनी खुश है। शायद अब कविता के शब्द ही उसके अंतर्मन की आवाज़ बन गए हैं। देव के साथ रेस्टोरेंट में बैठी वे मुस्कुरा रही थी। वे भी बेहद प्यार से उसे निहार रहे थे। फिर खाना खत्म कर देव के जाते वे उस पल अपनी पहले से रिकॉर्ड की गई कविता पोस्ट कर रही थी। सुनो, यूँ बात गुजरी है दिल के रास्ते से, हम साथ चलेंगे, करेंगे ढेरों बातें। तुम न कोई उम्मीद रखना, न हम वादा करते हैं तुमसे, न शिकायत होगी हमारे बीच, न कॉफ़ी के कप टकराएंगे। तुम मंद मंद हवा सा बहना, हम झोंकों सा झुलाएंगे। जब मिलने की आस हो जाए, तुम घने पेड़ का पत्ता हो जाना। इल्म ना हो हम पर कोई, तो चलो
हम तुम एक ही किताब का पहला आखिरी पन्ना हो जाते हैं। देव काउंटर पर खड़े अपने मोबाइल से एक और खूबसूरत कविता लिखकर टाइप कर रहे थे। ऐप पर एक कमेंट देखकर अर्णिमा मुस्कुरा रही थी। कहानी समाप्त। सुनते रहिए मेरी आवाज़ में मेरे द्वारा लिखित कहानियाँ। पसंद आने पर लाइक व सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।